नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, नई कहानी प्यार हार गया, साजिश जीत गई। दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। डोंट वरी अंकल, मैं कल ही पापा से कहकर आपकी मदद के लिए 2 आदमी भिजवाता हूँ। वैसे भी शादी को 20 दिन बचे हैं। आप उनको सारे काम समझाकर आराम कीजिए। टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा, प्रशांत बोला। थैंक्स प्रशांत, तुम्हारे मुंह से यह सुनकर अच्छा लगा। अब हमें मीता की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे यहाँ जो जा रही है और वहाँ तुम हो उसका ख्याल रखने के लिए, आरती ने कहा। आरती, मैं यह सब तो तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, प्रशांत ने कहा। मेरे लिए? मतलब? आरती ने पूछा। मतलब यह है कि तुम मेरी फ्रेंड हो और मीता तुम्हारी बहन, और तुम्हारी बहन की शादी मेरे भाई से होने वाली है, तो मैं पहले अपने फ्रेंड की मदद करूँगा ना। बोलो। ओह, ऐसी बात है, फिर ठीक है प्रशांत। आरती प्रशांत की बात सुनकर संतुष्ट हो गई। विक्रांत जी, बच्चों की सगाई के बारे में क्या सोचा आपने? प्रशांत, आपके यहाँ भी पूछ लो तो 1-2 दिन में सगाई भी कर लेते हैं। अंकल, पूछना क्या है, पापा व्यस्त हैं, वो तो आएंगे नहीं, और ताऊ जी बीमार चल रहे हैं, वो शायद शादी में ही आ पाएँ। क्यों अखिल? हाँ प्रशांत, सही कह रहा है अंकल जी, अखिल बोला। भाई मैं तो पूरी तैयारी से आया हूँ सुदेश। अगर बच्चे हाँ करते हैं तो अभी साथ ले जाकर मीता के नाप की अंगूठी पसंद करवा लेते हैं। इन दोनों के लिए आप एक बार दीपक सर से बात कर लीजिए। विक्रांत ने अखिल और सुनीता की ओर इशारा किया। उसकी जरूरत नहीं है अंकल जी, प्रशांत ने बीच में विक्रांत को टोका। मॉम ने कहा था कि हाँ होते ही उन्हें बता दे। मॉम ने मीता की उंगली की नाप मंगवाई है। आज घर पर सुनार को बुलाया है मीता के लिए गहने जो बनवाने हैं। चलिए, यह समस्या भी सुलझ गई। विक्रांत बाबू, हम सभी साथ चलते हैं। हम अखिल और प्रमोद के लिए अंगूठी खरीद लेते हैं, और कल देवउठनी 11 के दिन बहुत शुभ है, और आरती और राहुल की सगाई भी है। हम लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक साथ सभी बच्चों की सगाई कर देते हैं, सुदेश ने कहा। बहुत बढ़िया विचार है सुदेश जी। चलिए फिर आप और भाभी जी हमारे साथ चलिए। ये तीनों प्रशांत की गाड़ी में आ जाएंगे। विक्रांत उठकर बाहर निकल लिए। पापा, आप कल कॉलेज नहीं जा रहे हो? राहुल ने अंदर आते हुए पूछा। क्यों राहुल? क्या पापा, आप सच में बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। कल मेरी सगाई है, हमें 11 बजे तक लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचना है। ओह, मैं सच में भूल गया था राहुल बेटा, धर्मेश बोले। पापा, अपनी भूलने की बीमारी के चलते कहीं अपने बेटे को भूल किसी और के बेटे को दुल्हा मत बना देना, राहुल कहते हुए हंस पड़ा। क्या मतलब एकदम से हड़बड़ा गए धर्मेश, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे पापा, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो खामखा ही घबरा गए। आप सब कुछ भूल सकते हैं पर अपने बेटे की खुशी को नहीं भूल सकते, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं राहुल, तू तो मेरी जान है। चल, तू भी अपनी तैयारी कर ले, मैं कल के लिए सुदेश जी से बात कर लेता हूँ। धर्मेश उठकर चले गए। राहुल हाथ में आरती के लिए खरीदी सगाई की अंगूठी लिए आरती के सपने में खो जाता है। दीपक के फोन की रिंग बज रही थी और वो अपनी मीटिंग में व्यस्त थे। स्क्रीन पर धर्मेश का नाम देखकर सेक्रेटरी को इशारा किया। जी सर, सेक्रेटरी ने पूछा। इसे बोलो मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ। जाओ। सेक्रेटरी को फ़ोन देकर दीपक फिर मीटिंग में व्यस्त हो गए। धर्मेश सेक्रेटरी का जवाब सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। क्या चल रहा है दीपक के मन में? कल सगाई होने वाली है और अभी तक उन्होंने अपने प्लान की भनक तक नहीं लगने दी। कहीं राहुल को कोई खतरा? नहीं नहीं, आज हर हालत में मुझे सब जानकारी लेनी होगी। राहुल की जान की कीमत पर मुझे दौलत नहीं चाहिए। चिंता में डूबे धर्मेश कस पर कस लगाए जा रहे थे। पापा फिर सिगरेट पीने लगे? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बाहर पी रहे थे। कोई टेंशन? नहीं राहुल, कोई टेंशन नहीं, बस थोड़ी थकान महसूस हो रहा था। लो, बुझा दिया सिगरेट, अब खुश? धर्मेश ने सिगरेट बुझाकर फेंक दी। घर में जोरों से सगाई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। सुदेश ने दीपक का प्लान जानने के लिए फ़ोन लगाया। हाँ बोलो सुदेश, दीपक बोले। दीपक साहब, कल आरती बिटिया के साथ दोनों बिटियाओं की सगाई है। आपने क्या सोच रखा है? सगाई हो गई तो क्या, सगाई और शादी में बहुत फ़र्क होता है सुदेश। तुम सिर्फ खुशियों को एंजॉय करो, तुम्हारी बेटियां हमेशा खुश रहेंगी। जो होगा वो समय आने पर तुम्हें और आरती को सबको पता चल जाएगा।
पर अभी यूं मुझे बार बार फोन कर परेशान मत करो, समझे? दीपक ने तल्ख लहजे में कहा। जी समझ गया साहब। सुदेश ने फोन तो रख दिया। कैसे सब होगा? क्या करने वाले हैं दीपक सर? यह सोचकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगे। सुनीता और मीता की आंखों से नींद उड़ी हुई थी। आने वाली जिंदगी की खुशी और माता पिता से दूर जाने की सोचकर बचपन से जवानी तक की हर खट्टी मीठी यादें आंखों से नींद चुरा रही थी। क्या हुआ, तुम दोनों अभी तक जाग रही हो? आरती किचन का काम समेटकर कमरे में आई तो दोनों को जागते हुए देखकर सवाल किया। दी, नींद ही नहीं आ रही, दोनों एक साथ बोली। क्यों भला, ऐसा क्या हुआ? आरती ने पूछा। दी, इतनी जल्दी सगाई, शादी, ना कुछ समझने का मौका मिला और ना ही आपकी शादी में जीजू के जूते चुराने का मौका मिलेगा, मीता बोली। हाँ दी, हम तीनों दुल्हन बनेंगी तो दुल्हों के जूते चोरी करने की रस्म का आनंद भी गया। शायद हमारे यहाँ यह रस्म ही नहीं होगी, सुनीता बोली। पागल जैसी बातें मत करो, पापा की खुशी को देखो, कितना सुकून है मम्मा पापा दादा और दादी जी के चेहरे पर। बड़े नसीब से इतने अच्छे रिश्ते मिलते हैं। रस्मों का क्या, मौसी जी की बेटियां हैं, वो कर लेंगी। चलो सो जाओ, नहीं तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखने लगेंगे, आरती ने प्यार से डपट लगाई। दीपक मीटिंग खत्म करके धर्मेश को फोन लगाते हैं। हाँ बोलो धर्मेश। सर, कल राहुल और आरती की सगाई होने जा रही है, आपके मन में क्या चल रहा है? कैसे प्रशांत और धर्मेश आगे कुछ बोलते उससे पहले दीपक ने उन्हें रोक दिया। तुम इस समय कहाँ हो धर्मेश? सर घर पर हूँ। क्यों सर? तुम्हें मैंने पहले भी वार्निंग दी थी कि घर से इस विषय में कोई चर्चा नहीं करना, फिर भी तुम। कुछ गड़बड़ी हुई तो समझे रहना धर्मेश, मुझसे अनजान नहीं हो, दीपक क्रोधित होकर बोला। मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे से ध्यान रखूंगा। सर अभी राहुल बाहर गया हुआ है, तो क्या अभी तो हम बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, दीपक बोले। सर कैसे आप अपनी योजना को अंजाम देने वाले हैं? इस सब में मेरे राहुल की जिंदगी को तो कोई खतरा नहीं? अब तो सगाई भी होने वाली है। दीपक से बात करते हुए धर्मेश चिंतित दिखाई दे रहे थे। धर्मेश, तुम पूर्णतः निश्चिंत रहो, राहुल के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। बस उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा, पर बदले में धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा। पर सर कैसे? विवाह के कुछ समय पहले तुम्हारे पास हमारा एक आदमी पहुंचेगा, तुम्हें आगे क्या करना है वो समझा देगा। और सुनो, भावनाओं में बहकर कोई गलती मत कर बैठना, समझे? जी समझ गया सर, धर्मेश ने कहा तो दीपक ने वेरी गुड कहकर फ़ोन काट दिया। दादी जी, यह देखिए, हम तीनों ने कल पहनने के लिए एक दूसरे से मिलते जुलते लहंगे खरीदे हैं, आपको कैसे लगे? आरती ने बाजार से आकर सगाई की शॉपिंग दादी को दिखाते हुए पूछा। बहुत सुंदर है बेटा, पर एक जैसे क्यों? वो इसलिए दादी, जब शादी के सभी फंक्शन एक साथ होने वाले हैं तो तीनों बहनों में से कोई भी किसी से कम ना लगे, कोई यह ना कहे कि इनकी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है इसकी नहीं। अब मेरी बहनें मुझसे ज़्यादा सुंदर लगनी चाहिए ना, आरती हंसते हुए बोली। माँ जी, सिर्फ कलर एक जैसे हैं, डिजाइन सब में अलग हैं, और फिर इसमें इन तीनों की मर्जी शामिल है। मैंने तो कहा था कि अलग अलग रंग के पसंद करो, निर्मला बोली। कोई बात नहीं बहू, तुम तो बस इनकी खुशियाँ देखो। वैसे भी जल्दी ये चिड़ैया हमारा आंगन सूना करने वाली है। यशोदा आंसू पोंछने लगी। सही कहा आपने। सास की बातें सुनकर निर्मला की भी आंखें भर आई। आप दोनों तो अभी से रोने लगी। माँ, दादी, हम तीनों कहीं दूर नहीं जा रहे, हम यहीं इसी शहर में रहने वाले हैं। जब भी आपका मिलने का मन करेगा हम सब दौड़कर आप लोगों के पास आ जाएंगे, आरती ने दादी को गले लगाकर कहा। मेरी लाडो, दादी ने प्यार से तीनों को सीने से लगा लिया। निर्मला शाम के खाने की तैयारी में जुट गई। आरती बेटा, सुबह लगने वाला सामान, लड़के वालों को देने वाले गिफ्ट तुम तीनों एक जगह रख दो ताकि कुछ रह ना जाए। और हाँ बेटा, सब सामान की लिस्ट तैयार कर लेना, मैं पंडित जी से मिलकर आता हूँ। पैसे और समय की कमी के चलते राहुल और आरती ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में ईश्वर के सामने सगाई का फैसला लिया था। अब इस फैसले में सुनीता और मीता, वह लड़के वाले भी शामिल हो गए थे। दी, आपने हम दोनों की सगाई के बारे में जीजू को बता दिया? सुनीता ने पूछा। नहीं। क्यों दी? मीता ने सवाल किया। सरप्राइज देने के लिए, आरती मुस्कुराते हुए बोली। सरप्राइज? हाँ, कल मुझे हम तीनों को एक साथ एक जैसे कपड़े पहने देख राहुल का रिएक्शन देखना है, वो क्या कहता है। फिर बाद में उसे यह खुशखबरी सुनाएंगे। आप भी ना दी, राहुल जीजू घबरा नहीं जाएं
कि एक के साथ दो फ्री आ रही हैं। सुनीता जोरों से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर आरती और मीता भी हंस पड़ी। लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुदेश पंडित जी और अपने परिवार के साथ समय से पहले ही पहुंच गए थे। तीनों बेटियों ने हल्के गुलाबी रंग के मोतियों के वर्क वाले घाघरा चोली पहन रखे थे। तुम तीनों जाकर बैठो, मैं सामान निकाल कर लाता हूँ। अम्मा, बाबूजी, आप सभी इनके साथ जाओ। सुदेश पूजा का सामान और गिफ्ट निकालने लगे। अंकल लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। राहुल ने गाड़ी से उतरते ही सुदेश के हाथ से सामान लेते हुए कहा। अरे अरे, तुम रहने दो बेटा, ये मेरा काम है। ले जाने दो सुदेश जी, आपको पता है ये जो कहता है वो करके रहता है। आइए, आप, राहुल सब कर लेगा, कहकर धर्मेश सुदेश को लेकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अंकल एक बार चेक कर लीजिए, सब सामान आ गया, राहुल ने कहा। तो सुदेश ने सारा सामान चेक कर लिया। सब ठीक है बेटा, फल, मिठाई, पूजा की सामग्री और गिफ्ट्स ओके सब है। अंकल ये गिफ्ट किस लिए? बेटा ये सुगुन है, तुम जाओ, सब अंदर मंदिर में है। राहुल यह सुनकर मंदिर की ओर बढ़ गया। ये क्या, तुम तीनों एक जैसी ड्रेस में? वैसे गजब की खूबसूरत लग रही हो तीनों, राहुल ने करीब आकर कहा। राहुल, मुझे मेरी बहनों से बहुत प्यार है तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही अपने साथ इनकी भी सगाई कर लेते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? सोच लो आरती, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पहले राजा महाराजा भी 3-4 पत्नियां रखते थे। राहुल ने आरती को छेड़ा। तुम सच कह रहे हो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? नो, नहीं, उल्टा मैं तो खुशी से पागल हुआ जा रहा हूँ। सुनीता और मीता के कंधों पर हाथ रखकर राहुल अब आरती को छेड़ने के मूड में आ गया था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राहुल? जाओ, मुझे नहीं करनी सगाई। आरती रूठ कर दूर जाकर खड़ी हो गई। अरे आरती सुनो तो, इधर तो देखो। अच्छा मत देखो, मुझे क्या। फिर सुनीता और मीता की ओर मुड़कर, तुम दोनों को नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत बधाई, पर मैं तुम सबसे बहुत नाराज हूँ, राहुल ने कहा। दी आपको सरप्राइज देना चाहती थी जीजू, इसलिए उसने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया था। पर आपको कैसे? मीता ने पूछा। मुझे कल रात को प्रशांत का फ़ोन आया था। रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैंने आरती को फ़ोन नहीं किया। यहाँ वो मुझे छेड़ने लगी तो थोड़ा मजाक मैंने भी कर दिया, हंसते हुए राहुल ने कहा। दी आ जाओ, जीजू मजाक कर रहे हैं, उन्हें रात को ही सब पता चल चुका है, प्रशांत भैया ने बता दिया, सुनीता ने कहा। तो आरती यह सुनकर वापस आ गई। ठीक है, पता था, पर यह जनाब राजा महाराजाओं की तरह 3-4 शादी के ख्वाब कैसे सजो सकते हैं? आरती अभी भी गुस्से में थी। गलती हो गई, अब माफ़ कर दो, राहुल ने कान पकड़ते हुए कहा। राहुल सपने में भी किसी और के बारे में मत सोचना, नहीं तो मेरा मरा। आरती, राहुल ने तुरंत उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा। फिर कभी ऐसी बात मत करना आरती, तुम नहीं तो यह राहुल भी नहीं, इस दिल की धड़कन तुमसे ही है आरती। राहुल की आंखों में नमी तैरने लगी। दी, ये क्या, आपने जीजू को रुला दिया। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है, सुनीता भावुक हो गई। राहुल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आरती ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा। तभी सुदेश ने आवाज़ लगाई, बच्चों आ जाओ, लड़के वाले भी आ गए। यह सुनकर चारों ने अपने कदम उसी ओर बढ़ा दिए। छोटी सी पूजा के साथ ही पंडित जी ने एक एक करके तीनों बहनों की सगाई की रस्में पूरी कर दी। आरती बिटिया, आप और राहुल बाबू यहाँ आइए और एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण से अपने सुंदर भविष्य की कामना करते हुए माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, पंडित जी बोले। राहुल ने अंगूठी पहनाते हुए धीरे से कहा, आरू, आज हमारे रिश्ते को एक नया नाम मिल गया है। अब तुम मेरी दोस्त नहीं, मंगेतर बन गई हो। अब जल्द ही मिसेज राहुल भी बन जाओगी। राहुल, इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आरती राहुल की आंखों में झांकते हुए अंगूठी पहनाने लगी। दोनों एक दूसरे को निहारते हुए सुध-बुध खो बैठे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनके पास और भी कोई है। धीरे से सुदेश जी ने खांसते हुए निर्मला को इशारा किया। निर्मला काजू कतली की प्लेट लेकर आगे बढ़ी। अब दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मुंह मीठा नहीं करवाना एक दूसरे का। निर्मला की आवाज़ सुनकर आरती शर्मा कर नीचे देखने लगी। जाओ, पहले भगवान को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लो, फिर सभी बड़ों का। जाओ, निर्मला ने कहा। जी माँ। दोनों प्लेट लेकर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति की ओर बढ़ गए। सुनीता बेटा आगे आओ, प्रमोद जी आप भी आइए।
पंडित जी विधि करवाने लगी, तब तक राहुल आरती भी भोग लगाकर वापस आ गए। सगाई का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा हो गया था। आरती ने अखिल और प्रमोद के फ़ोन नंबर भी ले लिए थे। अच्छा सुदेश जी, अब इजाज़त दीजिए। ईश्वर की कृपा से सगाई शांतिपूर्ण तरीके से हो गई। समय कम है, बहुत तैयारियां भी करनी है। चले राहुल बेटा। धर्मेश ने सुदेश से विदा लेते हुए राहुल को आवाज़ लगाई। आया पापा। अच्छा मैं चलता हूँ प्रशांत। बाय अखिल, बाय प्रमोद। फिर आरती को हाथ हिलाकर राहुल चला गया। अंकल जी हम भी निकलते हैं। आपको कुछ भी कैसा भी काम रहे मुझे फ़ोन करना। मैं फ़ौरन आदमी भेज दूंगा, आप अकेले परेशान नहीं होना। कहकर प्रशांत और अखिल भी वहां से निकल गए। चलते हैं सुदेश जी। विक्रांत बाबू भी अपने परिवार के साथ वहां से निकल गए। पंडित जी आप भी अपनी दक्षिणा संभालो, हम भी निकलते हैं। सुदेश ने पंडित जी को पूजा करवाई के पैसे थमाए और आरती को आवाज़ लगाई। आरती चलो, तुम तीनों गाड़ी आ गई। अम्मा बाबूजी को बिठाओ, हम लोग आते हैं। जी पापा। आइए दादाजी। आरती ने करमवीर का हाथ थाम लिया। सुनीता और मीता दादी को पकड़कर सीढ़ी उतारने लगी। शादी के दिन करीब आने लगे थे। आज घर में काफ़ी चहल पहल थी। हल्दी की रस्म थी। मेहमान आ गए थे। मौसी, चाची, मामी और उनके बच्चों की चुहलबाजी से घर का माहौल भी खुशनुमा हो गया था। घर की औरतें आंगन में ढोलक लेकर बजा रही थी। बन्ना माँ बाबुल की जान, बनी जी उनके उसका दिल न दुखाना, बनी आपने दादा की शान, बना जी लेने घोड़ी पे आना। ढोलक की आवाज़ संग बन्नी के गीतों के बोल कानों में सुखद एहसास करा रही थी। नाच गाने में मगन पता ही नहीं चलता था कि रात के 12:30 बज गए। वो तो सुदेश जी ने आकर सबको टोक दिया। अरे भाई अब बंद भी कर दो, खाना पीना नहीं खाना किसी को। शादी हमारे यहाँ है, पड़ोसियों के यहाँ नहीं। अब कुछ कल के लिए छोड़ दो। आप लोग भी खाना खाकर आराम करो, पड़ोसियों को भी सबको सोने दो। सुदेश जी हंसते हुए चले गए। राहुल के यहाँ भी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, पर राहुल अपने कमरे में माँ की फोटो के सामने बैठा रो रहा था। माँ, आज आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। काश आप जिंदा होती तो सारी रस्मों में एक अलग ही आनंद आता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा माँ, अंदर से कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। लग रहा है कुछ कहीं गलत होने वाला है। राहुल क्या हुआ बेटा, यूं अकेले कमरे में, सब ठीक तो है? राहुल के ताऊजी ने कमरे में आते हुए पूछा। ताऊजी आप सब ठीक हैं? राहुल सामान्य होने का दिखावा करने लगा। तेरे बाप का बड़ा भाई हूँ, मुझे मूर्ख बनाना आसान नहीं है बेटा। यशोदा बहू की याद कर रहे थे ना? समझता हूँ बेटा, कोई कितना भी करे पर माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। चिंता मत करो, सब अच्छे से पूरा होगा। तेरी चाची ताई सब संभाल लेंगी। अब चल, तेरी ताई जी बुला रही है। जी ताऊ जी चलिए। राहुल उनके साथ ताई जी के पास चला गया। धर्मेश यह सब चुपचाप देख रहे थे। मुझे माफ़ कर देना राहुल, मैं तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए तुम्हारे दिल को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा हूँ, पर आशा है कि तुम सच जानकर अपने पापा को माफ़ कर दोगे। धर्मेश विचारों में खोए हुए थे। तभी उनका भतीजा सुनील वहां आगे आ जाता है। क्या सोच रहे हो चाचा जी? राहुल के विषय में सोच रहा था। सुनील, जो बात हम दोनों के बीच में है उसी को लेकर सोच रहा हूँ। कहीं मैं आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं चाचा जी। मैं राहुल की जगह होता तो खुशी खुशी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। आप चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे समझा लेंगे। सुनील को धर्मेश ने अपनी साजिश का हिस्सा बना लिया था। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था क्या? धर्मेश ने सुनील के आने की वजह पूछी। ओह हाँ, मैं भूल गया चाचा जी। दीपक सर ने किसी आदमी को आपसे मिलने भेजा है। मैं उसे बाहर ही इंतजार करने के लिए कह कर आया हूँ। आप भी उसे लेकर बाहर कहीं जाकर बात कीजिए। यहाँ किसी ने कुछ सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यह तुमने अच्छा किया सुनील। एक तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सच्चाई बता रखी है। धर्मेश यह कहकर वहां से तेजी से बाहर निकल गए। बाहर दीपक का विश्वास पात्र प्रकाश खड़ा हुआ था। धर्मेश उसे इशारा करते हुए आगे बढ़ते चले गए। घर से काफी दूर जाकर उन्होंने आकाश से आने का प्रयोजन पूछा। सर ने यह पार्टनरशिप के पेपर भेजे हैं और कहा है कि आज शाम 4 बजे तक आप उन्हें फ़ोन कर लीजिए। कल बारात जाने से पहले क्या और कैसे करना है वो आपको बता देंगे। कहकर प्रकाश चला गया। धर्मेश पेपर कोट के भीतर छुपा कर लौट आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। पीछे पीछे सुनील भी उसके पास पहुंच गया। क्या हुआ चाचा जी, सब ठीक तो है?
सब ठीक है सुनील, पेपर तो आ गए हैं। मुझे 4 बजे फ़ोन करने के लिए कहा है। आगे क्या और कैसे करना है तभी पता चलेगा। ओह फिर ठीक है। राहुल की शेरवानी तैयार है। शोरूम से फ़ोन आया था, मैं वही लेने जा रहा हूँ। बताइए फिर क्या हुआ? सुनील निकलने लगा तो राहुल आ गया। क्या बताइए भैया? पापा कोई समस्या? नहीं राहुल, कोई समस्या नहीं है। मैं बाजार से तेरी शेरवानी लेने जा रहा हूँ। चाचा जी ने पूछा कुछ और लाना है तो उन्हें याद नहीं। बस वही कह रहा था कि याद आ जाए तो बताइए फिर। ओह ऐसा, ठीक है भैया, आप जाइए, राहुल बोला। धर्मेश अपने चेहरे से उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछने लगे। सुनिए जी, निर्मला ने आवाज़ लगाई। क्या है निर्मला, जल्दी बोलो, मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने मैरिज गार्डन जाना है। जाइए, मैं आपको रोकने नहीं आई, बस कुछ खाकर बीपी की दवाई खा लीजिए, निर्मला ने कहा। बहू, सुदेश ने अभी तक कुछ खाया नहीं। सुबह के 11 बज चुके हैं। यशोदा पोतियों के यहाँ जाने वाली सास पेटी में शगुन का सामान रखते हुए रुक गई। नहीं माँ जी, कब से कह रही हूँ, पर ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, उसे करके आता हूँ। बस यही करके इधर उधर भागने में लगे हैं। अब तक आरती भी वहाँ आ गई और उसने सब सुन लिया। पापा ये क्या बात हुई? इस भागदौड़ में अगर बीपी बढ़ गया तो फिर कैसे सब होगा? लाइए माँ, मैं देखती हूँ पापा कैसे नहीं खाते। और माँ, मुझे मालूम है सिर्फ पापा ही नहीं, आपने भी कुछ नहीं खाया होगा, है ना? सुनीता, आरती ने सुनीता को आवाज़ लगाई। पापा आप नाश्ता कीजिए वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आरती की डांट सुनकर सुदेश जी चुपचाप नाश्ता करने लगे। जी दी, आपने बुलाया? सुनीता ने आकर पूछा। हाँ, एक प्लेट में माँ के लिए कुछ खाने को ले आओ और तुम भी उनके साथ बैठकर कुछ खा लेना। मैं मीता के पास जा रही हूँ। आज वो इस घर से विदा हो जाएगी, यह सोचकर ही उदास बैठी है। आती हूँ। आरती मीता के लिए प्लेट लगाकर कमरे में ले गई। सुनील, सारे अरेंजमेंट हो गए? बैंड वाले कितने बजे आने वाले हैं? ध्यान है ना, 5 बजे विवाह का शुभ मुहूर्त है। धर्मेश के बड़े भाई रमाकांत ने अपने बेटे सुनील से पूछा। पापा, सब अरेंजमेंट हो गया है। बैंड वाले 4 बजे का टाइम दिया है। आधे घंटे में हम मैरिज गार्डन पहुंच जाएंगे, सुनील ने कहा। और बस का क्या इंतजाम है? वो भी इंतजाम हो गया है। हम समय पर पहुंच जाएंगे पापा। विवाह का मुहूर्त नहीं निकलेगा, सुनील ने कहा। ठीक है, धर्मेश को और भी बहुत से काम हैं। तुम रामप्रसाद को बारातियों को ले जाने की जिम्मेदारी सौंप दो। कहना ये मैंने कहा है, भूलना नहीं, रमाकांत बोले। नहीं पापा, मैं अभी बोल देता हूँ, सुनील कहता वह वहाँ से चला गया। रमाकांत पंडित जी को फ़ोन लगाकर फिर से समय पर आने की याद दिलाते हैं। डैड, आपने धर्मेश अंकल को सब अच्छे से समझा दिया ना? कहीं उनसे कुछ गड़बड़ हो गई तो राहुल और आरती हमेशा के लिए विवाह बंधन में बन जाएंगे। प्रशांत चिंतित दिखाई दे रहा था। तुम चिंता मत करो प्रशांत, मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि राहुल और आरती को उनके साथ घटने वाली घटना की भनक तक नहीं लगेगी। दीपक ने प्रशांत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर कहीं आरती के पापा? उनकी चिंता छोड़ दो प्रशांत, वो तो अभी तीनों बेटियों के घर बसाने की खुशी में हमारे बीच हुई बातचीत को पक्का भूल गए होंगे। सुदेश को लग रहा होगा कि मैंने उन्हें आगे कोई बात नहीं की तो शायद मैंने अपना इरादा बदल लिया होगा। अगर मैं कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं जो सुदेश के कोमल हृदय को पहचान नहीं पाता। मतलब? साफ साफ कहिए डैड। मतलब यह है कि अगर सुदेश को पूरी योजना बता देता तो कहीं ऐन मौके पर एक पिता के तौर पर सुदेश अपनी अंतरात्मा के वश में आकर अपनी बेटी का प्यार मिटने के से बचा सकते थे। इसके लिए धर्मेश परफेक्ट है। एक बार उसके मन में लालच जगा दो, बस फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो। दीपक ने कहा। डैड आप सच में जीनियस हो, प्रशांत खुश होकर बोला। डैड एक बात और पूछनी थी। हाँ बोलो, दीपक ने पूछा। आज अखिल की बारात में आप और मॉम शामिल होने वाले हैं। होना ही पड़ेगा, तभी तो हम तुम्हें मौके पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होंगे, दीपक मुस्कुराते हुए बोले। पर मॉम पूछेगी मैं कहाँ गया तो? बरखुरदार, तुम भी ना। क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चिंता छोड़कर तुम अभी नीचे हो रहे फंक्शन का मजा लो, जाओ। दीपक ने नीलम को आते देख प्रशांत को वहां से जाने के लिए कहा। सुदेश अपने परिवार सहित 3 बजे ही मैरिज गार्डन पहुंच गए थे और घूम घूम कर सारी तैयारियों का जायजा लेने लगी। ब्यूटी पार्लर से मेकअप करने वाली आ चुकी थी। एक कमरे से तीनों बहनों का दुल्हन का श्रृंगार शुरू हो चुका था। माँ जी, आप यहाँ बैठकर सब बताते जाना,
बाबूजी, आप अभी कमरे में ही आराम कीजिए। बारात आने से पहले आपको बाहर बुला लेंगे, ठीक है? रमेश भैया बाबूजी को कमरे में पहुंचाओ। निर्मला छोटे भाई से बोली। छुटकी, तुम और जानकी यहाँ आओ। अपनी देवरानी और छोटी बहन को बुलाते हुए निर्मला बोली। सुनो, तुम दोनों ये जो बैग है ना, इनमें से पूजा सामग्री निकालकर तीनों मंडपों के पास बराबर मात्रा में रख दो। लता, ईशा, धीरज, मयंक, जयमाला के हार संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। जी मौसी जी, ईशा और लता बोली। चाचा जी, हार आ चुके हैं और हमने संभाल कर दादाजी के कमरे में रख दिए हैं। उन्हें बता भी दिया है, वहाँ कोई बच्चा जाएगा तो दादाजी देख लेंगे। यह तो बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। आप चाचा जी को बोलो, भैया जी और रमेश सब देख लेंगे। थोड़ी देर आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगी। निर्मला सबको काम सौंप कर सास के पास आकर बैठ गई। सुदेश विचारों में खोई बैठी थी। दीपक बाबू ने इतने अच्छे रिश्ते बताए हैं, वो भी अपने बेटे की खुशी के लिए। उसके बदले में प्रशांत की खुशी यानी कि आरती का विवाह प्रशांत से करना चाहते हैं। शायद ऐन मौके पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया होगा, नहीं तो मुझे अपनी योजना जरूर बताते। या प्रशांत मान गया होगा। जो भी हो, मुझे क्या, मुझे तो मेरी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते चाहिए थे, वो मिल गए। चाचा जी, धीरज की आवाज़ से सुदेश विचारों से बाहर निकले। क्या हुआ धीरज? चाचा जी, चाची जी बुला रहे हैं आपको। कह रही हैं कि रमेश मामा और पापा सब देख लेंगे, आप बारात आने तक थोड़ा आराम कर लीजिए। मयंक बोला। आराम तो अब बेटियों की खुशी खुशी विदाई के बाद ही मिलेगा। तुम दोनों जाओ, आता हूँ, सुदेश बोले। बाराती निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। बसें आकर दरवाजे पर खड़ी हो चुकी थी। तभी 3:30 बजे। आह! धर्मेश जोरों से सीने को दबाते हुए जमीन पर गिर पड़े। पापा! राहुल जोरों से चिल्लाकर दौड़ा। पापा, आंखें खोलो, क्या हुआ आपको? सुनील भैया! क्या हुआ राहुल? ओह, ये क्या? क्या हुआ चाचा जी को? मैं गाड़ी निकालता हूँ, तू चाचा जी को फौरन बाहर लेकर आ। सुनील तुरंत कार निकालने लगा। क्या हुआ धर्मेश को? धर्मेश के दोनों भाई वहां आ गए। घर में धर्मेश की तबीयत को लेकर चिंता बढ़ गई। बड़े चाचा जी, आप यह मेहमानों को देखिए। मुझे विश्वास है कि चाचा जी को कुछ नहीं होगा। हम अभी वापस आते हैं। मैं राहुल और पापा को साथ ले जाता हूँ। सुनील धर्मेश को लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अचानक धर्मेश की तबीयत बिगड़ जाने से हंसी खुशी वाले माहौल में उदासी फैल गई थी। पापा, आंखें खोलिए। पिता का सिर गोदी में रखे राहुल रुआंसे स्वर में कह रहा था। राहुल, शांति रखो बेटा, कुछ नहीं हुआ धर्मेश को। शांति से काम लो। ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा और कुछ नहीं। हम अभी डॉक्टर के पास पहुंचने वाले हैं। रामप्रसाद ने राहुल को समझाते हुए कहा, पर खुद अंदर से डरे हुए थी। सुनील भैया, गाड़ी और तेज चलाओ। राहुल मेरे भाई, हम बस पहुंच ही गई, तू डर मत, सब अच्छा ही होगा, सुनील बोला। कुछ देर में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने थी। धर्मेश को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। राहुल बहुत बुरी तरह से घबराया हुआ था। ताऊजी, पापा ठीक तो हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, धर्मेश जल्दी ही उठकर बाहर आ जाएगा। आज उसे अपनी बेटी की बारात जो लेकर जानी है। आ मेरे पास बैठ, राम प्रसाद ने कहा। हाँ राहुल, तू यहाँ बैठ, बाकी सब मैं देख लूँगा। सुनील की बातों में आ राहुल रामप्रसाद के पास बैठ गया। दुल्हा बने राहुल को सभी आते जाते देख रहे थे। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देखकर रामप्रसाद उठ खड़े हुए। क्या हुआ डॉक्टर? धर्मेश कैसा है? पापा ठीक तो होंगे ना डॉक्टर? राहुल ने पूछा। मिस्टर धर्मेश को हार्ट अटैक आया है। आप उन्हें समय पर यहाँ ले आए। हमें उतनी ही शीघ्रता से एंजियोप्लास्टी करनी होगी। एंजियोप्लास्टी? राहुल चौंका। हाँ, एंजियोप्लास्टी, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकती, डॉक्टर बोले। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए पर मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। राहुल की आंखों की कोरों पर नमी तैरने लगी। अरे राहुल, संभाल यार। सुनील ने आगे बढ़कर राहुल के कंधे पर हाथ रखा। तभी सिस्टर आकर बोली, आप रिसेप्शन पर जाकर ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए और ये दवाइयाँ अभी लगेंगी, इन्हें ले आइए। राहुल, तू काउंटर पर एडमिट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर, मैं दवाई लेकर आया। सुनील ने राहुल से कहा और खुद दवाई लेने चला गया। राहुल थोड़ी देर में वापस आ गया। ताऊजी, कुछ पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। सुनील भी दवाइयाँ लेकर आ गया और अंदर जाने लगा तो नर्स ने उसे रोक दिया। आप लोगों में से कोई अंदर नहीं आ सकता, ये सेंसिटिव एरिया है, बाहर ही रहिए।
पापा अब क्या करेंगी? शादी के मुहूर्त में भी ज़्यादा समय नहीं रहा, सुनील ने कहा। भैया, मैं अभी आरती को सब बता देता हूँ। ओह फ़ोन, जेब में फ़ोन न देख राहुल को याद आया कि कपड़े चेंज करते समय फ़ोन बिस्तर पर ही रख दिया था। भैया, फ़ोन तो घर पर ही रह गया, आपका फ़ोन दो। इस हालत में पापा को छोड़कर शादी करना बहुत मुश्किल होगा, राहुल ने कहा। ठहरो राहुल, रामप्रसाद बोले। क्यों ताऊ जी? बेटा, शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। जो समस्या आई तो मना कर दिया जाए, फ़ोन पर बात संभल जाए, ऐसा नहीं होता। लड़की के विषय में भी सोचना पड़ता है। फिर क्या करेंगे? मैं यहीं धर्मेश के साथ रुकता हूँ, तुम लोग बारात लेकर जाओ और शादी की रस्में पूरी करो। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मेरे बीमार होने पर पापा ने अपना सारा काम छोड़ा था और मैं शादी की डेट आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं ताऊ जी, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाने वाला, बस। राहुल ने फैसला कर लिया। अब क्या करेंगे पापा? बात तो इसकी भी सही है। अरे लड़की वालों के बारे में सोचो, फ़ोन करके मना करने पर लोग 100 तरह की बातें बनाएंगी। उनकी 2 बेटियों की आज ही बारात आने वाली है, रामप्रसाद बोले। एक काम करते हैं, पापा आप यहीं रुको राहुल के पास। आप सही कह रहे हैं, फ़ोन पर शादी के लिए मना करना उचित नहीं होगा। मैं बड़े चाचा जी को लेकर आरती के यहाँ चला जाता हूँ। अंकल जी को और आरती को इस समस्या से अवगत करवाएंगे तो लोगों को भी बात बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे तुम लोगों की मर्जी, डॉक्टर ने संतोषजनक उत्तर पाकर ही यहाँ से कहीं जाऊँगा। मैं भी एक पल के लिए यहाँ से नहीं हटूँगा। आप जैसा उचित समझे वैसा ही कीजिए। आरती बहुत समझदार है, यह खबर सुनते ही वो यहाँ आने की कोशिश करेगी। उससे कहना कि वह अपनी बहनों को खुशी खुशी विदा करे। हम जल्द ही कोई दूसरा मुहूर्त देखकर शादी कर लेंगे। ठीक है, तू ज़्यादा चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। सुनील चला गया। राहुल और रामप्रसाद डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करने लगे। सुनील ने वहां से निकलते ही किसी को फ़ोन लगाया। मामला सेट हो गया, आ जाइए, अब चिंता की कोई बात नहीं, कहते हुए गाड़ी हॉस्पिटल के पीछे के गेट पर लगा दी। थैंक्स डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी तरह से यह बात संभाल ली। डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए धर्मेश बोले। मिस्टर धर्मेश, दीपक सर के हुक्म को टालने की हिम्मत नहीं है मुझ में। यह हॉस्पिटल और उसकी रौनक उनके दिए फंड से ही बरकरार है। मैं तो उनका अदना सा सेवक हूँ। अब आप जाइए, यहाँ मैं सब संभाल लूँगा, कहते हुए डॉक्टर हंसने लगा। चाचा जी अब चलिए, अगर लेट हो गए और किसी ने घर पर फ़ोन कर दिया तो सब चौपट हो जाना है। दीपक अंकल और प्रशांत हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ सुनील, चलो। धर्मेश घर पहुँचे तो सब उन्हें सही सलामत देखकर खुश हो गए। धर्मेश, कैसे हो तुम? क्या हुआ था अचानक? अब तबीयत कैसी है? रमाकांत ने पूछा। भैया, अब मैं ठीक हूँ, डॉक्टर बोले, बस थोड़ा बीपी हाई हो गया है। धर्मेश ने कहा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद। राहुल और बड़े भैया? वो राहुल के साथ रास्ते में हमें मिल जाएंगे। आप बारात लेकर निकलने की तैयारी करिए जल्दी। धर्मेश इतना कहकर अंदर चले गए और बाराती बस में बैठने लगे। चाचा जी, मैं पापा और राहुल को लेकर आता हूँ। सुनील वहाँ से गाड़ी लेकर सीधा अखिल की बारात में पहुँचा और प्रशांत को लेकर होटल के लिए निकल गया। वहाँ जाकर प्रशांत ने कपड़े चेंज किए और वहाँ पहुँच गया जहाँ बैंड वाले और घोड़ी मौजूद थी। पीछे से बसें भी आ गई और बाराती बैंड बाजे के साथ नाचते गाते आगे बढ़ने लगे। ओ राहुल, मुंह तो खोल अपना, राहुल का एक दोस्त घोड़ी के पास आकर चिल्लाया। अरे अरे, ऐसा मत करना राहुल, भूल गए पंडित जी ने क्या बोला था? घोड़ी पर चढ़ने से लेकर तब तक शादी संपन्न नहीं हो जाती, मुंह मत खोलना, सुनील बोला। हाँ बेटा, सुनील सही कह रहा है, तुम राहुल को उकसाओ मत, बड़ी मुश्किल से उसके लिए वो तैयार हुआ है, धर्मेश बोले। बड़ी अजीब रस्म बताई है पंडित जी ने, रमाकांत बोले। धर्मेश, मुझे पहले बताते तो 2-4 और पंडित से पूछ लेते। मैं पूछ चुका हूँ भैया। ओह फिर ठीक है। एक एक करके बारात पहुँचने लगी। इस बार अखिल की बारात में नीलम और दीपक भी शामिल थे। सबसे पहले प्रमोद की बारात पहुंची है, फिर शादी की रस्में शुरू हो गई थी। सुदेश ने सबका स्वागत किया। प्रशांत और राहुल का डील डोल एक जैसा ही होने के कारण किसी को शक नहीं हुआ और विवाह की रस्में शुरू हो गई। आरती बार बार राहुल को देखने की कोशिश कर रही थी, पर सेहरे के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ताऊ जी, बहुत देर हो गई है, अंदर सब ठीक तो होगा ना?
राहुल घबराकर बार-बार दरवाजे के नज़दीक जा रहा था। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी बेटे। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया। रामप्रसाद बोले। मैं एक बार अंदर जाऊं क्या? डॉक्टर चिल्लाए। नहीं, पर उनकी गलती है, कम से कम जानकारी तो देते रहना चाहिए था ना। सही कहा। चल देखते हैं, कुछ कहेंगे तो देख लेंगे। दोनों दरवाज़ा धकेलकर अंदर चले आए। अंदर रूम खाली था। बस वही नर्स जिसने दवाइयाँ मंगवाई थी, वहाँ कुछ लिखा पढ़ी कर रही थी। आप लोग अंदर कैसे आ गई? नर्स दोनों को सामने देखकर घबरा गई। मेरे पापा कहाँ हैं? और वो डॉक्टर जो उनके साथ यहाँ थे, वो कहाँ हैं? राहुल ने कड़क कर पूछा। वो वो नर्स कुछ कह नहीं पाई। बताती हो या नहीं? राहुल गुस्से से चिल्लाया। वो तो चले गए। कहाँ चले गए? एक बीमार कहाँ जा सकता है? रामप्रसाद बोले। हाँ बोलो। यह ऐसे नहीं बोलेगी। ताऊ जी आप इसे देखिए, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके आता हूँ। राहुल जाने लगा तो नर्स बोली, रुकिए, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज़। नौकरी मेरी दोनों सूरत में चली जाएगी। तो क्यों ना आपको सच बता दूं? कैसा सच? दोनों एक साथ बोले। आपके पापा आपके साथ कोई धोखा कर रहे हैं। वो तुरंत ही यहाँ से चले गए और उनके साथ आपके भाई भी थे, जिन्होंने ये दवाइयाँ ला कर दी थी। सुनील भैया भी? राहुल लड़खड़ाया। राहुल संभाल बेटा, कुछ बता सकती हो? उनमें क्या बातें हो रही थी? रामप्रसाद ने पूछा। हाँ, कह रहे थे कि अगर समय से नहीं पहुंचे तो आरती को सच पता चल जाएगा और फिर आरती और प्रशांत की शादी नहीं हो पाएगी। हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। मिस्टर राहुल, आपके पापा आपको चीट कर रहे हैं। वो तुरंत ही इस पीछे के दरवाजे से बाहर चले गए। नर्स की बात सुनकर राहुल जमीन पर बैठ गया। राहुल, राहुल उठो बेटा, हम दोनों को अभी आरती को यह सच बताना होगा। चल बेटा जल्दी, कहीं देर ना हो जाए और तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। रामप्रसाद राहुल का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए बोले, नहीं ताऊ जी, अब बहुत देर हो गई। पापा ने मुझे जीते जी मार दिया। बेटा, सच्चे प्रेमी अंतिम सांस तक प्रयास करते हैं। चल अब। दोनों टैक्सी लेकर मैरिज गार्डन की ओर चल दिए। ड्राइवर और तेज चलाओ, रामप्रसाद बोले। अब सभी वर अपनी वधू को की मांग भरकर मंगलसूत्र पहनाइए। पंडित जी के कहते ही प्रशांत ने बिना देर किए मांग भरकर आरती को मंगलसूत्र पहना दिया। आरती! राहुल के चीखने की आवाज़ सुनकर आरती चौंक कर पलटी। राहुल, तुम? फिर यह कौन है? आरती राहुल को सामने देखकर चक्कर खाकर गिरने वाली थी। राहुल! आरू! राहुल ने उसे पकड़ लिया। राहुल तुम? तो फिर ये मेरी शादी किसके साथ हुई? और आगे बढ़कर प्रशांत का सेहरा नोचकर फेंकती है। तुम? राहुल की जगह लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रशांत? बोलो प्रशांत, जवाब दो। राहुल चिल्लाकर बोला। राहुल, तुम यहाँ नहीं तो फिर कहाँ थे? हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है राहुल? हमारे साथ बहुत प्लानिंग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है आरती। आरती की मांग में प्रशांत के नाम का सिंदूर देख राहुल का खून खोल उठा। वो धोखा तूने करवाया ना प्रशांत? बोल, यह सब तेरी ही चाल थी ना? बोल, क्यों किया ऐसा प्रशांत? बोल। सटाक से एक थप्पड़ प्रशांत के गाल पर पड़ा। हाँ, किया। क्या करेगा तू? प्रशांत बेसब्री से बोला। कमीने, तू अच्छी तरह जानता था कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर क्यों किया ये सब प्रशांत? राहुल ने 2-4 तमाचे और जड़ दिए। यह तुमने अच्छा नहीं किया प्रशांत। आरती तो सुध-बुध खोकर जमीन पर बैठी थी। धर्मेश, अपने बेटे को रोक ले, वरना प्रशांत पर हाथ उठाने की सजा बाहरी पड़ जाएगी तुझे। दीपक बोले। राहुल बेटा, छोड़ उसे। धर्मेश उसे पकड़ने आगे बढ़े तो राहुल ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों, कहानी का ये पार्ट भी अभी हम यहीं रोक लेते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।